नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो 2 मई को इंतजार है परिणाम के घोषित होने के, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो मतदान किए गए हैं उसके परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के रिजल्ट चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए जारी की है गाइडलाइंस, यानी कि मतगणना के दिन जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 2 शिफ्टों में होगी मतों की गिनती। पहली शिफ्ट में सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगी मतों की गिनती। दूसरी शिफ्ट में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी मतों की गिनती। नेगेटिव रिपोर्ट वाले एजेंटों को ही मिलेगा मतगणना स्थल पर प्रवेश। वहीं हर जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत में लगाए जाएंगे 4 टेबल। मतगणना के लिए एजेंट के लिए जारी होंगे आई कार्ड। पास और बिना मास्क के नहीं होगी मतगणना स्थल पर एंट्री। वहीं मतगणना स्थलों पर किए जाएंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रवेश से पहले कराई जाएगी सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी रखी जाएगी वोटों की गिनती पर नजर। सबसे पहले छोटी ग्राम पंचायतों की कराई जाएगी मतगणना। मतगणना पूरी होने के बाद तुरंत घोषित किए जाएंगे परिणाम। तो 18 जिलों के लिए हुआ था पहले चरण में मतदान। जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए मतदान हुआ था। 11,442 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, यानी कि जो आखिरी चरण के जो मतदान हुए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए मतदान हुआ था। 81,747 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए वोटिंग हुई थी। 1,14,142 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाया है। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों की 1,86,583 पदों के लिए वोटिंग हुई है। 1,26,613 प्रत्याशी मैदान में थे। दूसरे चरण में 20 जिलों के लिए जिला पंचायत सदस्यों की 787 पदों के लिए 11,483 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया है। क्षेत्र पंचायत की 19,653 सीटों के लिए 85,232 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं ग्राम पंचायतों की 14,897 पदों के लिए, तो ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 20 जो अलग अलग चरण में 4 चरणों में जो मतगणना हुए हैं और कितने प्रत्याशी मैदान में थे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। और 2 तारीख को अब परिणाम घोषित होने हैं। 10,416 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हुई थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,530 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहीं 88,584 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाया। ग्राम प्रधान की 14,379 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें 1,16,162 उम्मीदवारों ने अपने किस्मत आजमाया था। और अब इंतजार है 2 मई को कि 2 मई के जब रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तो पंचायत चुनाव का क्या हाल है। यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से कोरोना काल में भी लोगों ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे, तो अब देखना यह होगा कि रिजल्ट किस तरीके से होता है। लेकिन कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और क्या कुछ तैयारी है मतगणना को लेकर। हम सीधे चलते हैं नीलेश चौहान जो लखनऊ से जुड़ गए हैं, राघवेंद्र शुक्ला जो अयोध्या से हैं और अतुल शर्मा मेरठ से हैं। हम सबके पास बारी बारी से जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लखनऊ नीलेश चौहान के पास। नीलेश, आप बताइए, चूंकि अब समय बहुत कम है, 2 तारीख को मतगणना होनी है और मतगणना के साथ साथ सबके जो किस्मत हैं, जो मतपेटी में बंद हैं, वो किस्मत खुलेंगे। ये किनके किस्मत खुलने हैं, क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गया। मतगणना की बारी है। 2 मई से मतगणना शुरू होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखा गया है कि जहां जहां पर मतदान हुआ है उन जगहों पर जिन शिक्षकों ने या शिक्षा मित्रों ने या दूसरे विभाग के कर्मियों ने ड्यूटी की थी, उनमें से करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया था। चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एक जानकारी मांगी है कि क्या वाकई में इनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके शिक्षक संघ ने, शिक्षा मित्रों के संघ ने एक पत्र लिखा था कि अब कोई भी कर्मी मतगणना में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही में 125 लोगों की मौत हुई है।
उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बड़ी बात है कि मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का तांडव चल रहा है, लगातार मौतों का आंकड़ा जो और है देखिए वो जी नीलेश, और देखिए इस बीच किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी है कि मतगणना ना हो, क्योंकि शिक्षक संघ की तरफ से भी ये लिखा गया था कि 500 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हुई है, यानी ड्यूटी के दौरान कोरोना के कारण, और मतगणना हो ही नहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। इसके लिए कल सुनवाई होनी है। जी बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से याचिका डाली गई है वो याचिका लाजमी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का तांडव चल रहा है उसको देखते हुए पहले तो जरूरी है कि लोग अपनी जान बचाएं, कर्मचारी अपनी जान बचाएं, उसके बाद में चुनाव कराए जा सकते हैं, मतगणना कराई जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये सोचना होगा कि जिस तरीके से मतगणना में या जो वोटिंग हो रही थी उसमें जो कर्मी लगाए गए थे वो संक्रमित हुए हैं, उनकी मौत हुई है, उसका भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने एक पत्र जरूर समस्त जिलाधिकारियों को लिखा है कि वो ये जांच करके बताएं कि जिन लोगों की वहां पर मौत हुई है, जो कर्मी थे नामांकन प्रक्रिया में या फिर जो वोटिंग प्रक्रिया में जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, क्या वाकई में उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी की तरफ से जांच करके चुनाव आयोग को क्या भेजा जाता है। वही सबसे बड़ी जरूरी बात है, उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना पीक पर है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में सबसे जरूरी जो बात है कि जब वोटिंग की जो गिनती होगी वो शुरू होगी, तो ऐसे में जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन कराना बेहद जरूरी है। अगर वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि राजधानी के अस्पतालों की तस्वीरें सबको पता है, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की तस्वीरें सबको पता है कि क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, जमीनी हकीकत चीख चीख कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर टूट चुकी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि जब नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो किसी भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, उसके बाद जब वोटिंग हुई तो वहां पर भी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब गिनती की बारी है कि गिनती में किस तरीके से कोविड का बिल्कुल वो देखने को मिला, जो इलेक्शन के दौरान भी यानी चुनाव के दौरान भी देखने को मिला कि कहीं भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ। यानी बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो एकदम ही लोगों ने पालन नहीं किया, बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं लगाए, और यही वजह है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हम चलते हैं अयोध्या, आप हमारे साथ बने रहें। अयोध्या में हम जानते हैं कि चूंकि नए जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, यानी मतगणना के दिन उसको फॉलो कराना भी बहुत ज़रूरी है। विजय जुलूस जो है उसे पूरी तरीके से पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन आपको यानी मतगणना स्थल पर जाने के लिए तमाम तरह के जो नियम है वो भी फॉलो करना होगा। राघवेंद्र, आप बताइए अयोध्या में किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, सबसे खास चीज है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी अनिल कुमार झा ने उन्होंने बीते दिनों में ही एक कहा था कि कोई भी संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति है जिसमें किसी भी तरीके का लक्षण सर्दी जुकाम बुखार खांसी आदि है, उससे पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। ये अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय था, और वाकई यह निर्णय एक अगर देखा जाए तो एक अच्छा संदेश भी देगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, सर्दी जुकाम से पीड़ित है या नहीं कोरोना संक्रमण जैसे कोई भी लक्षण है तो उसे पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। सबसे मुख्य बिंदु मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति नशा इत्यादि करके पोलिंग बूथों पर नहीं जाएगा, यह भी एक एडवाइजरी में जो है शामिल किया गया था। साथ ही हर पोलिंग एजेंट पर मात्र एक प्रत्याशी रहेगा, चाहे वह क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान प्रतिनिधि हो, वह सिर्फ एक एजेंट के तौर पर रहेगा। दो व्यक्ति अतिरिक्त में जो है कोई भी प्रत्याशी पोलिंग बूथ के बाहर रख सकता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, तो उसकी जगह पर किसी अन्य दो लोगों को लगा दिया जाएगा। कुछ इस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीलेश अभी बात कर रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं से टूट जाता है और उससे एक भारी भरकम नुकसान होता है। एक कल आईएएस एसोसिएशन से एक खबर लीक हुई थी, जिसके बाद पूरा हड़कंप में बचा था। अयोध्या के ही डीएम अनुज कुमार झा ने आईएएस एसोसिएशन पर कहीं ना कहीं से एक टिप्पणी व्यक्त की थी, और कब टिप्पणी व्यक्त की थी जब खुद यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक आरबीएस चौहान का निधन हुआ था। कल सुबह ही उनका निधन हुआ, उसके बाद शाम को जो है यहाँ की जीजीआईसी की जो प्राचार्य हैं उनका भी निधन हो गया। आज नगर निगम का कर्मचारी हैं, उन्होंने भी चुनाव में ड्यूटी की थी, अभी हमारे लाइव रहते ही उनका भी एक ट्वीट आ गया है कि उनकी भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के जो ये दुख के पल हैं, एक ऐसा
समय है। बिल्कुल, जिसमें ये कोरोना रोजाना जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबरें आ रही है, वो बहुत ही दुखद है। एक के बाद एक, आम हो या खास हो, मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इससे हर किसी को बचना चाहिए, डरना चाहिए। आप रहेंगे तभी इलेक्शन होगा, तभी चुनाव यदि आप जीतेंगे और विजय होंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, यानी कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका लोग उल्लंघन करते हैं। कानपुर से हमारे एक सहयोगी जुड़ गए हैं, रमन गुप्ता, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन अतुल शर्मा के पास चलते हैं, मेरठ है। अतुल, मेरठ की अगर बात कर ली जाए, चूंकि सब जगह अब मतगणना को लेकर लोगों में काफ़ी गहमा-गहमी है, जोश भी है, उत्साह भी है, उसके अंदर खुशी भी है, जीत हार को लेकर गम भी है और कोरोना का डर भी है। क्या स्थिति है मेरठ में? देखिए विद्यासागर जी, मेरठ की स्थिति यह है कि जिला अधिकारी ने पहले ही निर्देश जारी किया है कि कोई भी प्रत्याशी अपने साथ ना तो जुलूस लेकर के पहुंचेगा पोलिंग एजेंट पर, और पोलिंग एजेंट जा सकते हैं साथ पर, जहां पर काउंटिंग चलेगी वहां पर केवल 2 या 3 लोग मात्र जा सकते हैं। पोलिंग एजेंट होगा, साथ ही उसके साथ में एक व्यक्ति और हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना की जिस तरह से संख्या बढ़ती ही जा रही है, मेरठ के आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े भयानक होते जा रहे हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसी पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने, और जिस तरह से 2 तारीख को मतगणना होनी है, उसी को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं कि ज्यादा लोग इकट्ठा जिस समय इलेक्शन था 26 तारीख को, उस समय भी आदेश दिया था कि ज्यादातर लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन वास्तव में देखने को मिला है कि ऐसा कुछ नहीं था। लगातार सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई, प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। उसी को देखते हुए प्रशासन अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से कोविड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी वह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है। लोग अभी भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। जो गांव की बात करें, देहात की बात करें, तो इस तरह से वहां पर पार्टीबाजी चल रही है, लोग चौपाल लगा रहे हैं, क्योंकि वोट तो पड़ चुकी है, लेकिन अभी वोट खुलने का इंतजार है, प्रत्याशी चुने जाने का इंतजार है। उसी इंतजार में लोग इतने भावुक हो चुके हैं कि वो अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जी नीलेश, वाकई में लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आप मार्केट का हाल ले लीजिए या फिर कितना भी लोग बार बार समझाया जा रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना 30,000, 35,000, 36,000 और पूरे देश के अगर आंकड़े को ले लीजिए 3 लाख के पार हो गया है, लेकिन फिर भी लोग कब समझेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है कि लोग कब समझेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को गंभीर और ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। जिला प्रशासन को बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, पुलिस विभाग को सतर्क करना पड़ेगा कि किसी भी हालत में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना अति आवश्यक है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो आने वाले समय में परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि मतगणना 2 मई से शुरू होगी। इस दौरान लगभग सभी संस्थानों के, चाहे वो टीवी मीडिया चैनल हो या फिर समाचार पत्रों के पत्रकार हों, वो लगातार मतगणना स्थलों पर जाएंगे और कवरेज करेंगे। लेकिन अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में बीते, अगर हम 27 मार्च से अभी तक की तस्वीरों की बात करें तो 16 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार पत्रकारों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही, ना ही सरकार की नज़रों में मीडिया कर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। ऐसे में अगर राजधानी के 16 पत्रकारों की जान चली जाती है तो उनके लिए न जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था कराई गई, ना उनको समय पर इलाज मुहैया कराया गया, ना ही सरकार की तरफ से कोई ट्वीट किया गया कि इन पत्रकारों के परिवारों की सरकार की तरफ से कोई मदद की जाएगी या फिर इनके लिए कोई CSC रिजर्व किया जाएगा जहां पर ये अपने परिवार का और अपना इलाज करा सकेंगे। तो ऐसे में स्थितियां बहुत गंभीर हैं राजधानी की और पूरे उत्तर प्रदेश की, कि लगातार पत्रकार अपनी जान गंवा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए गंवा रहे हैं, उनका भी अपना परिवार है, वो अपने परिवार के साथ बैठकर 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सरकार को रूबरू कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं अभी भी कान और आंखें बंद किए हुए बैठे हैं कि पत्रकार अगर मरता है तो उसको मरने दो, आखिर पत्रकार इसीलिए बना है। तो ये इस तरीके की अगर परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनती हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पत्रकार भी डर और सहम के अपने घर में बैठ जाएगा। तो ऐसे में जो सूचनाएं हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान चाहे वो टीवी चैनलों के माध्यम से हो रहा हो या समाचार पत्रों के माध्यम से हो रहा हो,
वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, जिससे जनता और भी ज्यादा सड़कों पर उतरेगी। तो स्थितियां इस समय पत्रकारों के साथ खड़े होने की है, पत्रकारों के लिए कोई योजना तैयार करने को लेकर है। उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से एक आदेश जारी किया कि पत्रकारों के हित में उन्होंने एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया कि अगर किसी पत्रकार को कोई बीमारी होती है, कोई समस्या, तो तत्काल उस नोडल अधिकारी से संपर्क करें, वो उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अगर उत्तराखंड सरकार इस तरीके की व्यवस्था कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है। लेकिन अभी तक पत्रकारों के हित के लिए सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी हुआ है, ना जिला प्रशासन की तरफ से, ना की तरफ से। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ये बहुत जरूरी है, सरकार ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में पत्रकार, चाहे अस्पताल के कवरेज का हो, या फिर मतगणना को लेकर हो, या फिर मतदान को लेकर हो, या फिर सड़कों में भीड़ भाड़ को लेकर हो, हर मूवमेंट पर पत्रकारों की ज़रूरत होती है। पत्रकार कवरेज करते हैं और उसके बाद उनका हाल देखने वाला कोई नहीं है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की बात नहीं की जा रही है, तो ये बहुत ही दुखद है। और आगरा हम चलते हैं, कृष्णा त्यागी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मतगणना को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हाल ले रहे हैं कि स्थिति क्या है वहाँ पर। कृष्णा, जहाँ तक आगरा की बात कर ली जाए, देखिए अब ये हो गया है कि लॉकडाउन होगा, यानी लॉकडाउन है, 3 दिनों का लॉकडाउन आज रात के 8 बजे से शुरू हो जाएगा मंगलवार तक। 2 तारीख इसी बीच में, यानी रविवार को 2 तारीख पड़ जाता है। इस लॉकडाउन में जब मतगणना यानी कि काउंटिंग होगी, तो वहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है लोगों को? चूंकि लॉकडाउन में लोग वैसे भी घर से बाहर निकलना काफ़ी दिक्कत रहती है और पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मतगणना है तो लोग निकलेंगे ही। क्या विशेष तैयारी है आगरा में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल मंडी दल्ला मंडी यहाँ पर जहाँ पर वोट काउंटिंग होती है वहाँ बिल्कुल तो गेट के सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं पूरी प्रशासन की पूरी तैयारी मुकम्मल होती नजर आ रही है। धीरे धीरे प्रशासन ने पूरी गाइडलाइन का पालन किया है। बताया जा रहा है कोविड-19 का पालन करते हुए एक स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क भी लगाई जाएगी। जो भी कोई जैसे बुखार आदि कोई भी बीमारी नहीं उसे अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। ऑक्सीमीटर की बात करें या तो थर्मामीटर की बात करें या और भी कई चीजों की बात करें तो पूरी व्यवस्था की लेकर यहाँ पर विभाग देखने आएंगे और कोविड-19 की रिपोर्ट जो भी मतगणना करनी होगा यहाँ पर उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट होना आवश्यक बताई गई है। मतदान कर्मी को लेकर 48 घंटे से पहले उन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर सीधे के तौर पर जो भीड़ देखने को मिलेगी, कोविड जो 3 दिन का लॉकडाउन है उसका विशेष ध्यान रहेगा और ये भी दिशा निर्देश किए गए प्रशासन की तरफ से मतगणना के समय बाहर ज्यादा लोगों की भीड़ न हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 5 लोगों की ज्यादा भीड़ न देखने को मिले और जो विजयी जो जुलूस निकाले जाएंगे उस पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई है। इस दृढ़ नियम का कोई पालन नहीं करेगा तो 188 और 91 से लेकर 60 कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और कानपुर चलते हैं, रमन गुप्ता। फोन कट गया भाई, फोन पैच करो। रमन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमन, आपसे हम जानना चाहेंगे कानपुर की अगर हालात की अगर बात कर ली जाए तो कानपुर में किस तरीके से तैयारी है? लगभग प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, चाहे वो नामांकन के समय किया गया हो, चाहे वो जब इसमें वोटिंग हो रही हो, हाल फिलहाल पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और जो प्रत्याशी है उनको सख्त निर्देश है कि 48 मतलब मतगणना से 48 घंटे पहले उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए और उनको पास कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल है उनका वो पालन करते हुए अंदर जाएंगे। पहले आरटीपीआर की टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वो कोविड की जो रिपोर्ट है और अगर उनको बुखार या खांसी संबंधित कोई भी रोग होता है तो फिर उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो मतगणना स्थल है वहाँ पर एक हेल्थ डेस्क बनाई जाएगी जिसमें डॉक्टर और डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, दवाइयाँ मौजूद रहेंगी। अगर मतगणना के दौरान किसी भी जो प्रत्याशी के या प्रत्याशी के जो एक समर्थक उसके साथ अंदर जाएगा उसको कोई परेशानी होती है तो उसको फौरन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही इसका पहले ही पालन कर लिया जाता प्रशासन द्वारा तो जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार कानपुर में, कई मौतें भी हो गई। आपको बता दूं कि जब मतदान खत्म हुआ उसके बाद जो टेस्टिंग प्रक्रिया चालू हुई ग्रामीण क्षेत्रों में, अब कहीं ना कहीं वो बड़ी भयावह होती जा रही है। लगातार कोविड के जो केस है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कई मौतें भी हो चुकी हैं। अब प्रशासन कहीं ना कहीं नींद से जागा है, उसने गाइडलाइन जारी की है कि जो मतगणना स्थल पर प्रत्याशी के साथ एक ही आदमी अंदर जा सकेगा तो उसका समर्थक होगा।
अगर इतना ही पैदल रमन से जाति रमन जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी तक तो यही हो रहा था कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वो कोरोना से अछूता है, यानी कि सेफ है, अभी भी बचा हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो इसकी रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और राघवेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि जो स्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों ने जो जबरन वहां पर प्रचार किए हैं भीड़ लगाकर, ये एक वजह हो सकती है? कोई नियम तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं से उसकी गाज जरूर गिरेगी, निश्चित है। चाहे वह आप कहें कि कानूनी डंडा चलता है और या फिर दैवीय डंडा चलता है। जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है या नियमों के विरुद्ध कभी कोई काम हुआ है तो जरूर कार्रवाई हुई है। यही नजारा कहीं ना कहीं से कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका उल्लंघन भी कहीं ना कहीं से हुआ। और आज देखिए पूरे गांव में लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। कहीं किसी के बुखार है तो कहीं किसी की सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटलों में भी लंबी लाइन है, यहाँ तक कि शमशान घाटों पर भी लाइन है, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। निश्चित है कि अगर मैं बात करूं विद्यासागर जी, जिस तरह से 2 तारीख को एक काउंटिंग करने को लेकर के प्रशासन लामबंद है, पूरी तरीके से उसने एडवाइजरी जारी की है। अगर इसी तरह से नियमानुसार पालन होता है तो कहीं ना कहीं से जरूर एक बड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि विजय जुलूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। एंटीजन टेस्ट करने के बाद ही जो है, एंटीजन किट द्वारा जब टेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद ही लोगों को प्रवेश मिलेगा उस मतगणना स्थल पर। साथ ही ज्यादा भीड़ न हो इसको लेकर के भी कई सारे इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो पुलिस की फोर्सेज है उसको भी आइवर वैक्सीन जैसी तमाम सारी दवाओं को दे दिया जाएगा। पहले ही वो खा करके वहां पर पहुंचेंगे, जिससे किसी भी तरह से वो संक्रमण का शिकार न हो सके। जो भी वहां पर लोग रहेंगे उन्हें भी कई सारी दवाएं दे दी जाएंगी, चाहे वो एंटीबायोटिक तौर पर हो, चाहे आइवरमेक्टिन जैसी कई दवाएं हैं जिनको पहले से ही दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो प्रशासन ने तैयारी की है, निश्चित ही वह एक अच्छा प्रयास होगा कि कोरोना संक्रमण का अपने आप में बढ़ावा न हो, किसी तरीके का फैलाव हो। लेकिन जो बातें आ रही हैं, अभी हमारे कई साथियों ने इस बात को भी कहा कि लोग हैं कि वह मानते नहीं, वो कोरोना के उस खौफ को शायद वह बखूबी नहीं समझते हैं। उन्होंने उस चौराहों पर उन चिताओं को जलते हुए नहीं देखा, हॉस्पिटलों में शायद उन लंबी लाइनों को नहीं देखा है, और यही कारण है कि वो कोरोना जैसे बड़े प्रकोप को जो है। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नीलेश, हम आपसे टिप्पणी चाहेंगे, समय बहुत कम है। एक बात जो सबसे ज्यादा सत्य है और वो है मौत, लेकिन फिर भी लोगों को आश्चर्य नहीं है, लोग भयभीत नहीं है। नीलेश, देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की तस्वीरों की बात करें तो खास तौर पर वो लोग अभी भी कोरोना का पालन नहीं करते, कोरोना प्रोटोकॉल से वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिनके घर में या तो कोई बीमार नहीं हुआ है या तो वो अकेले रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां उन्हीं के सामने आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग ही समस्त जनपदों में कोरोना पॉजिटिव है। खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में हर दिन दर्जन भर से ज़्यादा लोग जान गंवाते हैं, 4000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी अभी भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, जिसका नतीजा है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे एक खामी ये भी कही जा सकती है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई उसको करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन भी सुस्त इसलिए है क्योंकि तमाम चीज़ों में अभी भी लॉकडाउन के दौरान ढील दी गई है, चाहे वो शादी समारोह हो, अंतिम संस्कार हो, या फिर दूसरे जो वाहन चल रहे हैं उनको अभी आने जाने की अनुमति दी गई है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात करना चाहिए। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनका एंटीजन टेस्ट किया जाए कि कहीं उनमें से कोई संक्रमित तो नहीं है। अब मान लीजिए चारबाग बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है, उसमें से 4 लोग कोरोना संक्रमित होते हैं, उसके बाद वो 4 अलग अलग ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं। उन 4 ऑटो टैक्सी में बैठे हुए पहले से 12 लोग हैं, तो ऐसे में 16 लोग संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और उन 16 से 1600 लोगों में संक्रमण फैल सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों पर ना जिला प्रशासन का ध्यान है, ना नगर निगम का ध्यान है, ना ही स्वास्थ्य विभाग का। तो ऐसे में राजधानी के जो संक्रमण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, कहा तो जाता है लेकिन सख्ती दिखती नहीं है, और यही वजह है कि कोरोना धीरे धीरे जो है अपना पैर पसार रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि 2 तारीख को जो मतगणना होनी है, उस मतगणना को लेकर अगर कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया तो कोरोना का एक बार फिर से विस्फोट देखने को मिल सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर जहां भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने हैं, उन सभी जगहों पर कोरोना नियमों का पालन ज़रूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपने अपने ज़िले का रिपोर्ट बता रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि
आपके ज़िले में सब कुछ ठीक रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे कि लगातार कोशिशें हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस प्रयास के मद्देनज़र जो नए जो मतगणना में जो लोग आएंगे, जो जीत कर आएंगे, वो भी इसे सुनिश्चित तरीके से यानी कोरोना नियमों का, गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे और वो खुद भी सेफ रहेंगे और सबको सेफ रखने की हमेशा सलाह भी देंगे। फिलहाल इतना ही।